हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10। शीर्षक का नाम है इंडिया थ्रॉट ए ट्रेवलर्स आइज। इनके राइटर कौन थे? द पल्स एस बक, जिनका कल हमने एक वीडियो दिया था, जिनमें उन्होंने चैप्टर को अच्छी तरह से हमने समझाया और साथ ही साथ उनकी लेखक परिचय और उनसे बनने वाले जो महत्वपूर्ण एमसी क्वेश्चन था वो भी हमने आपको दिया था। तो आज आप थंबनेल देख करके आए हैं कि हमें इस पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, तो फिर देर किस बात की भाई, चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर और आप सभी के सामने इस सभा को शुरू करते हैं। चलिए, तो सभा में शुरू करने से पहले हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है सुनिएगा। लिखा हुआ है 1.2 आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी इन्हें हमें संक्षेप में उत्तर देने हैं, जो भी दे रहे हैं संक्षेप में और मौखिक उत्तर देने हैं। ठीक है, तो आप मौखिक कैसे दीजिएगा, पहले तो उसको हिंदी में समझिए, हिंदी में समझ लीजिएगा तो फिर आपको उत्तर लिखने में बहुत सुविधा होगी। तो क्या कहता सुनिएगा, व्हाट मीन्स क्या, डज माने ताते थे, वर्ड माने शब्द, कलर रिमाइंडेड द राइटर ऑफ माने जो हमारी लेखिका हैं उन्हें एक कलर रंग से क्या समझ में आता है, कलर उन्हें क्या याद आता है, कलर शब्द से वही पूछ रहा आपसे। देखिए, व्हाट डज द वर्ड माने शब्द है, कलर रंग, रिमाइंड माने होता है उन्हें दोबारा याद आना, राइटर ऑफ माने लेखिका को ये कलर शब्द क्यों याद आता है। चलिए, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, द वर्ड कलर्स यानी जो रंग शब्द हैं, रिमाइंड द राइटर ऑफ लेखिका को याद दिलाती है, इंडिया है मेनी कलर, इंडिया में अनेक कलर के रंग के लोग हैं, यानी भिन्न भिन्न रंग वाले लोग हैं। पीपुल बट लेकिन दे हैव लव एंड ह्यूमिनिटी ऑफ लव, यानी वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन दोनों के बीच में एकता होती है, ये उन्हें याद आता है। क्लियर? फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन, हिंदी क्या कहा उसका, कि लेखिका को ये रंग शब्द क्या याद दिलाता है। तो लेखिका को याद दिलाता है कि भारत में भिन्न भिन्न रंग के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, फिर भी उनमें एकता है और दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, ये उन्हें याद आता है कि भारत में भिन्न रंग होने के बाद भी आपस में एकता है। आशा है समझ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 क्या कहता है, व्हाट वेयर द बेनिफिट ऑफ द इंग्लिश रूल। व्हाट वेयर मीन्स था, थे, बेनिफिट माने लाभ, ऑफ इंग्लिश रूल यानी भारत में जब अंग्रेज आई तो अंग्रेज के आने से तो हमें घाटा लगा है, लेकिन उससे लाभ क्या हुआ ये पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है आपसे कि इंग्लिश रूल से, अंग्रेजी शासन से हमें क्या लाभ प्राप्त हुआ है। भारत में जब अंग्रेज रहा तो उससे हमें क्या फायदे हुए, कुछ तो फायदा होना चाहिए, तो वही कह रहा है यहाँ पर। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बक, यानी जो लेखिका है उनके अनुसार द बेनिफिट ऑफ द इंग्लिश रूल यानी अंग्रेजी शासन से हमें लाभ मिला है। वी स्टार्ट रीड एंड स्पीक इंग्लिश, यानी हम लोगों ने अंग्रेजी पढ़ना और अंग्रेजी लिखना सीखा है। ही इंडेड मेनी रॉन्ग रूल अमॉन्ग द इंडियन कल्चर, और भारतीय संस्कृति में जो गलत गलत प्रथाएं थी, जो नियम था, उसका भी उसने अंत कर दिया। यानी हमारे भारत में उस समय सती प्रथा थी, छुआछूत, जाति प्रथा, ये सब बहुत, बाल विवाह, ये सब जो प्रथाएं थी, स्त्री शिक्षा नहीं था, इन सब का विरोध उसने किया और उसका खत्म किया। ये किसके कारण हुआ, अंग्रेजी शासन के कारण हुआ, क्योंकि अंग्रेजी शासन ने ही किया था। आपको याद होगा 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने एक कानून पारित कर दिया, जिसके कारण सती प्रथा कानूनन अपराध हो गई। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रथा हमारे देश से बंद हुई। शायद अभी तक रहता तो दिक्कत होती, लेकिन उस समय बंद किया कौन, अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों से क्या फायदा मिला मुझे,
कि अंग्रेज के आने से हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखा, अंग्रेजी बोलना सीखा, और साथ साथ हमारे देश की जो गलत प्रथाएं थी उसको भी उसने क्या कर दिया, अंत कर दिया। वही यहाँ लिखते हैं बेनिफिट ऑफ इंग्लिश रूल, अंग्रेजी नियम के जो रूल हैं उससे हमें फायदा क्या हुआ, तो वी स्टार्ट, हमने शुरू किया रीड पढ़ना, स्पीक बोलना इंग्लिश, यानी हमने अंग्रेजी पढ़ना बोलना सीखा। ही इंडेड मेनी रॉन्ग रूल, उन्होंने अनेक गलत नियमों को अंत कर दिया। एमॉन्ग द इंडियन कल्चर, जो भारतीय संस्कृति में फैली हुई थी। आशा है क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। 2 है 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सुनते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई वेयर द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया रेस्टलेस एंड इम्बिट्रेटेड, यानी कि कहता है व्हाई माने क्यों, वेयर में थे, इंटेलेक्चुअल इन इंडिया यानी कि भारत के जो लोग हैं वह रेस्टलेस एंड इम्ब्रेस्ड, माने भारत के लोग अंग्रेजी शासन से क्यों क्रुद्ध थे, माने अंग्रेजों से उन्हें भगाने के लिए समझिए या जो भी, वो काफी उनसे काफी क्रुद्ध थे। आखिर ऐसा क्यों, माने भारतीय लोग अंग्रेज से क्यों क्रुद्ध थे, इसका क्या कारण है सुनिएगा। द इनएक्चुअल इन इंडिया रेस्टलेस एंड इम्ब्रेटेड दैट द इंग्लिश रूलर, माने अंग्रेजी शासन से जो वहां के शासक थे उससे लोग काफी दुखी थे, क्योंकि प्रोमिस दैट इफ आई विन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उन्होंने हमसे वादा किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर हम जीत जाएंगे देन तब वी गेट, हम लोग दे देंगे फ्रीडम, आजादी, बट टू विन द वॉर, लेकिन उन्होंने युद्ध जीता, डज नॉट गिव फ्रीडम, लेकिन मुझे आजादी नहीं दी। यानी जब बक पल्स एस बक जब भारत आई है तो भारतीय लोगों से उन्होंने बातचीत किया, पूछा उनसे कि भाई आप भारत में अंग्रेजी शासन से क्यों दुखी हैं, तो उन्होंने बताया कि हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम लोगों से उन्होंने वादा किया था, कौन, अंग्रेजी सरकार, कि प्रथम विश्व युद्ध में अगर आप हमें साथ देंगे तो हम आपको आजादी दे देंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में हमने उनका साथ भी दिया, प्रथम विश्व युद्ध जीत भी गए, लेकिन हमें आजादी नहीं मिली है, इस बात से हम लोग काफी दुखी हैं। क्लियर, आशा है आप क्वेश्चन 3 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड द टीच ऑफ द वेस्ट, यानी व्हाट मींस क्या, वाज द ग्रेट लेसन माने क्या सिखाना चाहती है इंडिया भारत, टू टीच ऑफ द वेस्ट, यानी द वेस्ट पश्चिमी सभ्यता को, यानी पश्चिमी लोगों को भारत क्या सिखाना चाहती है, भारत जो है पश्चिमी सभ्यता को क्या बताना चाहती है, सुनेंगे। द ग्रेट लेसन यानी कि जो महान पाठ है, दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट, यानी कि भारत पश्चिमी सभ्यता को कुछ सिखाना चाहती है, दैट की वी आर, हम लोग, फाउंड मेनी कलर्स, हम लोग अनेक रंगों में पाए जाते हैं, बट आई हैव ह्यूमनिटी, लेकिन फिर भी हम लोगों में मानवता है, यानी हम लोग साथ साथ रहते हैं। वी टीच द वेस्ट ह्यूमनिटी, तो हम इस आधार से हम पश्चिमी को क्या सिखाना चाहते हैं, मानवता सिखाना चाहते हैं, यानी पश्चिमी सभ्यता को वो क्या सिखाना चाहते हैं कि मानवता, यानी हम लोग साथ साथ में हैं, हम लोग भिन्न भिन्न कलर के लोग हैं, फिर भी हम लोगों में एकता है, यही वो सिखाना चाहते हैं कि हम लोगों में भी एकता है, तो आप लोग भी एक में रहिए। एनी प्रॉब्लम? चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, फिर आगे की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन 5 क्या है सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन 5 है, वेयर वाज द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट द कोलोनाइजेशन टू बी फाउंड। देखिए कहते हैं वेयर मींस कहां, वाज द रियल माने वास्तविक में, इंडिक्टमेंट माने संघर्ष, अगेंस्ट विरोध में,
कोलोनाइजेशन उपनिवेशवाद का टू बी फाउंड पाया जाता है। यानी वास्तविकता में भारत में जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन चल रही थी वो वास्तविकता में कहां देखने को मिलती है। क्वेश्चन का हिंदी क्या हुआ कि वास्तव में जो उपनिवेशवाद का विरुद्ध आंदोलन चल रहा है वह वास्तव में कहां देखने को मिलती है। तो हमारे राइटर कहते हैं द रियल इंडिकमेंट अगेंस्ट द कोलोनिज्म टू बी फाउंड इन विलेज, यानी कि गांव में देखा जाता है। ऑल द इंपोर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट इन विलेज, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुई थी वो कहां से शुरू हुई थी, गांव से शुरू हुई थी, ठीक है ना। इसीलिए गांव में वास्तविक रूप से जो आंदोलन था वो उपनिवेशवाद के विरुद्ध का आंदोलन था, ठीक है ना। यानी जब भारत आई अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो आंदोलन चल रही थी वो सबसे अच्छा आंदोलन का उदाहरण कहां देखने को मिलता है, गांव में। ऐसा कौन कहते हैं, हमारे पल्स एस बक कह रही है। क्लियर। तो आशा है क्वेश्चन 5 समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाई वाज द राइटर, यानी क्यों लेखिका कहती है मूवेड एट द साइट ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेज, यानी भारतीय गांव में जब वो गई है तो बच्चों का क्या दृश्य ऐसा देखा कि उनका हृदय द्रवित हो गया। देखिए वही कह रहे हैं व्हाई वाज द राइटर, क्यों लेखिका मूवेड माने बदल जाना, साइट दृश्य देख करके, चिल्ड्रन बच्चों का, ऑफ द इंडियन विलेज गांव में बच्चों को देख करके उनका हृदय क्यों द्रवित हो गया, ऐसा उन्होंने क्या देख लिया जो उनका हृदय बदल गया। तो लिखेंगे क्या, सुनिएगा। द राइटर मूवेड एट द साइट ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेज, यानी गांव के वह दृश्य को देखा। क्या दृश्य देखा, दैट की ऑल द चिल्ड्रेन आर नॉट प्रॉपर शेप, यानी जितने भी बच्चे हैं वो प्रॉपर शेप के नहीं है। प्रॉपर शेप का मतलब होता है जो मानव का शरीर का आकार होगा उस आकार के नहीं थे। सम आर वेरी ब्लैक कलर, कुछ तो बहुत काले थे। सम आर वेरी थिन, कुछ बहुत पतले थे। एंड ब्लैक राउंड इन सर्कल अराउंड द आईज, उनकी आंखों पर काली काली धब्बा था। किसी का पेट निकला हुआ था, किसी की आंखें धसी हुई थी। मैंने कहने का अर्थ है ना प्रॉपर ढंग का कोई नहीं था, इसलिए ये चीज देख करके ना उन्हें दुख हुआ। ऐसे अमेरिका में नहीं होते हैं। बच्चों की जो परवरिश होती है शरीर का मेंटेन एक जैसा होता है, लेकिन भारत के बच्चों में जब आए थे तो उन्होंने देखा, क्योंकि वो उस समय लोग भारत में कुपोषण के शिकार थे, भोजन अच्छा से मिलता नहीं था, तो कुपोषण होने के कारण ढंग से बच्चों का वृद्धि विकास नहीं हो रहा था। कोई बिल्कुल धूल में लिपटा हुआ था, तो कोई बिल्कुल ही मान लीजिए ऐसे रंग का काला, आंखों पर काला काला धब्बा, ऐसे सब चेहरे देख करके ना उन्हें थोड़ा द्रवित हो गया उनका चेहरा। ठीक है, फिर समझ लेंगे क्या उन्होंने कहा कि जब वो गांव में गए हैं, भारत के गांव में, तो बच्चे का आकार देख करके, आकृति देख करके उन्हें क्या होता है, दुख होता है। वे कहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो प्रॉपर शेप के नहीं है, किसी की पाँव नहीं है, किसी की पेट निकली हुई है, कोई बहुत पतला है, कोई बहुत, मतलब पतला क्या कहते हैं उसको, सुखंडी की बीमारी नहीं, किसी की आंखें धसी हुई है, काले काले धब्बे हैं। इन सारी चीजों को देख करके ना हमारी जो लेखिका है पल्स एंड बक, उनका जो है ना दुख, मन जो है दुखी हो जाता है। चलिए, तो हम लोग अभी तक कुल 6 क्वेश्चन देख रहे थे जो एक पैराग्राफ में है। अब आगे के पैराग्राफ से फिर 6 क्वेश्चन है, उसको भी हम आज देख ही लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बार बार क्या लेना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 B.2 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी हमें फिर से मौखिक प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन 1, व्हाई वाज द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास फार्मिसेड। व्हाई मींस क्यों, वाज द लैंड भूमि, बिटवीन के बीच, बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे और मद्रास के बीच की जो भूमि है, फार्मिसेड का मतलब होता है सूखा। सूखा क्यों है, यानी बॉम्बे और मद्रास के बीच की जो भूमि है वो सूखा क्यों है, अकाल जैसा क्यों पड़ा हुआ है। तो वही लिखते हैं, लिखेंगे द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास फार्मिसेड बिकॉज। देखिए, हम तो क्वेश्चन से ही आधा ले लेते हैं। देखिए ऐसे लिखते हैं, द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास फार्मिसेड, हो गया बिकॉज, क्योंकि देयर वाज नॉट वाटर, माने वहां कोई पानी नहीं है, एंड बिकेम लाइक ए डिजर्ट, जिसके कारण वह मरुस्थल जैसी बन चुकी है। यानी वहां वर्षा नहीं होती है, वहां पानी की सुविधा अच्छी नहीं है, जिसके कारण वो क्या बन चुकी है, मरुस्थल जैसी बन चुकी है। इट बिकेम फ्रूटलेस, यानी वह
पौधे में जो है ना फलहीन हो गया। फलहीन का मतलब वहां के पौधे में ना अब फसल लगते ही नहीं है, फल आते ही नहीं है। मीन्स देयर वाज नो फूड, इसका मतलब वहां भोजन नहीं है, अर्थात इसलिए वो कैसा बन गया है, अकाल हो गया है, अकाल। नेक्स्ट माने मतलब क्या, अकाल, ठीक है, यानी भूखा। माने वहां की जमीन अकालित क्यों है, इसलिए क्योंकि वहां बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होने के कारण वहां फसल नहीं उगती, पौधे नहीं उगते, और जो भी पौधे हैं उसमें फल नहीं लगते, जिसके कारण भोजन का अभाव, अर्थात वहां की भूमि अकाल। आशा है समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डिड द इंडियन ऑलवेज, क्यों भारतीय हमेशा ब्लेम माने दोष आरोपण लगाते हैं टू ब्रिटिश, अंग्रेजी सरकार पर, फॉर देयर सफरिंग, अपने दुख का। अपने दुख का मेन कारण कहते हैं कि हमें जब कुछ भी दुख होता है तो कहते हैं कि हमें अंग्रेजों के कारण होता है, यानी अंग्रेजों पर ये ब्लेम लगाया जा रहा है। उसको क्या, ब्लेम का मतलब क्या समझे, प्रत्यारोपण, उस पर दोष आरोपण किया जा रहा है, वही कह रहे हैं। देखिए, द इंडियन ऑलवेज मानी भारतीय हमेशा, ब्लेम दोष आरोपण करते हैं, ब्रिटिश अंग्रेजों पर, फॉर देयर सफरिंग अपने दुखों का, बिकॉज क्योंकि, इट इज वेरी एक्सक्यूज टू रन अवे फ्रॉम देयर प्रॉब्लम एंड गिल्टी, यानी अपनी भूल अपनी गलती को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी भारतीय खुद तो अपने काम करते नहीं, उनको कौनो दुख होगा ना तो लगा देंगे ब्लेम किस पर, अंग्रेज के कारण हो रहा है। भाई आप तो खुद काम करते नहीं है तो कैसे आप अंग्रेज के आपके घर पर पहुंचा जाएंगे भोजन क्या, यानी आप खुद अपनी काम करेंगे तभी तो अंग्रेज आपकी भी मदद करेगी ना। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि वह हम लोग किस पर लगाते हैं, ब्रिटिश पर। क्यों लगाते हैं, अपनी गलती अपनी भूल को छिपाने के लिए, अपनी गलती और अपनी भूल को छिपाने के लिए भारतीय जो है ब्लेम किस पर लगा देते हैं, ब्रिटिश रूल पर। बहुत अच्छा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सुनिएगा। कहते हैं हु वाज द रियल मास्टर ऑफ द हाउस व्हिच बक विजिटेड। हु माने कौन, वाज द रियल मास्टर वास्तविक मालिक है, ऑफ द हाउस घर के, व्हिच बक विजिटेड जहां बक घूमने के लिए गए थे। कौन, वही हमारी जो लेख क्या है वो घूमने के लिए गए थे, तो उनके वास्तविक कौन है, तो लिखेंगे द रियल मास्टर माने वास्तविक मालिक, ऑफ द हाउस घर के, व्हिच बक विजिटेड जहां घूमने के लिए गए थे, देयर वाज द मास्टर यंगर ब्रदर माने वहां का छोटा भाई जो था, सबसे छोटा भाई, वही उस घर का वास्तविक मालिक था। जहां यानी उनकी जो मित्र थी जिनके यहाँ वह घूमने के लिए गई थी, वह वास्तविक में क्या था, घर का मालिक था। बड़ा भाई तो पोलियो से ग्रसित था, तो उसका वास्तविक भाई जो छोटा भाई था वही सबसे मालिक था। ठीक है, आशा आप समझ गए होंगे। तब जाके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाई डिड द राइटर माने क्यों लेखिका, नॉट माइंड हर होस्ट ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। देखिए क्या कहते, सुनिएगा। व्हाई मींस क्यों, राइटर लेखिका, नॉट माइंड टू हर हॉट ईटिंग, यानी उनको जब खिलाया गया था, कहां खिलाया गया था, इन द अपोजिट कॉर्नर, एक उल्टे से कोने में, ऑफ द रूम घर के, माने उनको जब घर के कोना में ले जाया गया और उल्टा मुंह करके उनको खिलाया गया। उल्टा मुंह का मतलब होता है कि घर के बाहर नहीं, दीवार की तरफ मुंह करके उनको खिलाया गया, तो उनको दुख नहीं हुआ इस बात से, काहे लगी, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, द राइटर नॉट माइंड सॉरी गलती हो गया, माइंड हर होस्ट ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम, जब उनको कमरे में खिलाया गया उल्टे में, बिकॉज क्योंकि सी फील्स उन्होंने महसूस किया, इट कैन बी रिलीजियस रूल, उनको लगा कि कोई धार्मिक नियम है, ऑफ देयर कास्ट इस जाति का, एंड फैमिली, सो सी डू नॉट एंग्री, इसलिए वो गुस्सा नहीं हुई। मैंने उनको लगा कि परिवार का, इस जाति का, इस क्या है, कोई धार्मिक नियम होगा कि कोई अतिथि जब बाहर से आएंगे तो उनको उल्टा खिलाया जाएगा, तो इसलिए वो दुखी नहीं हुए, क्योंकि भारत क्या था, रिलीजियस है। नहीं हो, हमारे यहाँ होता है ना, हमारे गांव में आया शादी करने के लिए लड़का, तो उनको जो है ना वो आगे ब्रह्म स्थान के पास में एक जानवर पशु में नहीं होता है, बकरी का जो मेल होता है, यानी उसको बौतू कहते हैं हम लोग, और उसको क्या किया गया, सब कहा गोर लाग लीजिए, वो यहाँ के देवता है। बेचारा क्या किया, गोर लगवा दिया उसको, सब हंसने लगा। बाद में वो लड़का भी थोड़ा सा मंद बुद्धि खा था, वो भी जाके बौतू को गोर लाग लिया। अब बताइए
उसको लगा बेचारा, वो तो बेचारा सब समझे कि हो सकता है यहाँ पर ब्रह्म स्थान में बैठा हुआ है, कुछ हो सकता है धार्मिक होगा, इसीलिए उसको प्रणाम कर लिया। सब बाद में उसको मजाक उड़ा दिया, समझ रहे हैं। देखिए, तो यही धार्मिक नाम पर ठगा ठगोल हुआ, नहीं हुआ। तो वही वहां पर क्या है कि उनको जो है घर के कोने में खिलाया जाता है, तो उनको इस बात का दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो समझती है कि हो सकता है जाति का या ये परिवार में कोनो ऐसा धार्मिक नियम होगा कि अतिथि लोग जब आते हैं तो उनको कोने में खिलाया जाता है, इसलिए वो बात को उनको दुख नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब 2 क्वेश्चन रह गया है, थोड़ा सा धैर्य से सुनिएगा। व्हाट डज द सी मीन बाय सीइंग रिलीजियस एवर प्रेजेंट इन इंडिया लाइफ? यानी आप कैसे कहेंगे कि भारत के लोग जो है ना बड़ा ही धार्मिक स्वभाव के लोग हैं, धार्मिक विचार के लोग हैं, कैसे आप समझेंगे? तो देखिए, वह कह रहे हैं सी मीन्स दिस दैट रिलीजियस वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया and it is present in all the aspect of the life of India। यानी भारत के लोग जो है ना अपने जीवन में धर्म का बहुत बड़ा महत्व देते हैं, यानी हर काम में धार्मिक बात भी सोचते हैं, इसीलिए ऐसा महसूस होता है कि यहाँ के लोग क्या है, रिलीजियस है, धार्मिक है। यानी उनको ये लगता है कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, अधर्म के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ये कहती है हमारी कौन, पल्सन बक। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, What are the view on the Christian missionaries? यानी जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, जो संस्था जहां पर उनकी पालन पोषण हुई है, उनका क्या व्यू था, क्या उद्देश्य था? तो लिखेंगे द राइटर व्यू ऑन द क्रिश्चियन मिशनरीज, यानी जो लेखिका थी उनकी क्रिश्चियन मिशन का जो व्यू था, बिलीव द गॉड, ईश्वर में विश्वास करना, गॉड सी इज वन ऑफ द फादर मैनकाइंड, यानी भगवान ही इस मानवता के क्या है, पिता है, एंड दैट ऑल मेन आर ब्रोदर, और जितने भी लोग हैं सब भाई भाई हैं। यानी उनका जो मिशनरीज है उनका क्या मानना है कि भगवान है, भगवान सबके पिता है, और जितने हम लोग उसके लोग हैं सब आपस में भाई भाई। तो फिर जब आपस में भाई भाई हैं तो झगड़ा करने की क्या बात है? नहीं, यही कहने का उद्देश्य है हमारा नहीं। ये कह रहे हैं कौन, पल्स एंड बक, जिस संस्था से पली बढ़ी है उनका ये विचार था। तो आशा है आप सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारा एक लास्ट अध्याय बच गया है, जो मैरिज प्रपोजल है, वो कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। अभी तक अगर हमारी वीडियो देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला और ऊंचा चढ़े। ऐसे भी हम हंसते रहते हैं, कोई बात नहीं है क्या।